Assalamu alaikum. Welcome to my lectures. I am your Pakistan Studies lecturer, Medhat Abbas. Students, we are on the questions of chapter 2, which is Pakistan Movement and Emergence of Pakistan. Let's continue with the subjective part. पिछले lectures में हम लोगों ने objective part discuss किया. There were 4 questions, multiple choice questions, fill in the blanks, matching columns, and short question answers. Now we are starting with the subjective part, which have long detailed answers. So yes, हम अपनी टेक्निक से चलेंगे और इन detailed answers में आप लोगों ने paragraphs बना के each and everything you have to write down. हर एक चीज खोल के बयान करनी है और किसी भी point को miss नहीं करना. This is the most important way of doing it. So let's just start. It is the question number 5, which is write detailed answers from your textbook. It says, the first one, describe the political, social and educational services of the Aligarh movement. Important points. अब आप बताइए. Well done. Describe. That's the key term. Political, social, educational services of Aligarh movement. अब हमने डिस्क्राइब करनी है, मतलब बतानी है कि किस किस इवेंट और क्या क्या चीज हुई इन केस ऑफ पॉलिटिकल, सोशल एंड एजुकेशनल सर्विसेज अलीगढ़ मूवमेंट के थ्रू. सबसे पहले तो जस्ट रिकॉल कि अलीगढ़ मूवमेंट किसने की थी. हु इनिशिएटेड इट? वेल डन, इट वाज सर सैयद अहमद खान. अलीगढ़ मूवमेंट वाज इनिशिएटेड बाय सर सैयद अहमद खान, एंड यस, ही इज दैट एनलाइटेंड मुस्लिम्स, ही इज दैट मुस्लिम स्कॉलर, he is that learned man who is responsible for helping Muslims in uplifting their political situation. After the war of 1857, जब मुसलमान और इस्लाम दोनों के लिए darkness age start हुई थी, तब he was the one who put in efforts to revive that situation. इन्होंने वो steps उठाए, वो इक़दामात किए, वो पहले कदम उठाए जिनकी बिना पे मुसलमानों की जो हालत है वो बरे सगीर में संभली एंड देयर पॉलिटिकल, सोशल एंड एजुकेशनल पोजीशन गॉट बेटर. अब देखते हैं कि अलीगढ़ मूवमेंट में अगर आप डिस्कस करेंगे तो क्या डिस्कस करेंगे. पॉलिटिकल अवेकनिंग के लिए इफ यू टॉक अबाउट द पॉलिटिकल सर्विसेज, तो सर सैयद अहमद खान क्योंकि एजुकेशन में बिलीव करते थे, ही वाज एन एजुकेशनिस्ट, और उनका मानना था कि इंग्लिश लैंग्वेज को अपनाना इसलिए जरूरी है ताकि मुस्लिम्स आर बेटर एबल टू कम्युनिकेट, मुसलमान बेहतर तौर पे अपनी बात कन्वे कर सकें और ब्रिटिशर्स तक पहुंचा सके जो कि उस वक्त बड़े सगीर पे रूल कर रहे थे. एंड ऑल्सो एडवांसमेंट का पता आपको नॉलेज के थ्रू ही लगता है. ही वॉज नॉट अगेंस्ट उर्दू लैंग्वेज बट ही वॉज इन द फेवर ऑफ एजुकेशन. वो एजुकेशन की फेवर में थे. पॉलिटिकली तो उन्होंने सबसे पहले कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट के नाम से एक पैम्फलेट, एक रिसाला, एक मैगजीन, जो भी आप इसको कह लें, वो लिखा था. वो इसलिए लिखा था ताकि वो ब्रिटिशर्स की नजर में मुसलमानों की जो पोजीशन है वो क्लियर कर सके, जो कि 1857 की वॉर के बाद काफी खराब हो चुकी थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स मुसलमानों को एंटायरली इस रिवोल्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल समझ रहे थे. So yes, he wrote this magazine, Causes of Indian Revolt, जिसमें उन्होंने सारी वजूहात एक्सप्लेन की जिनके बिना पे ये रिवोल्ट हुआ और किस तरह मुसलमानों के ऊपर सारा ब्लेम डाला गया. डिस्पाइट ऑफ दिस उन्होंने सेवरल आर्टिकल्स भी लिखे. फिर उसके बाद उन्होंने एक आर्टिकल लिखा which was about the caliphate, the Turkey situation. उसके अलावा he worked एजुकेशनली तो उन्होंने बहुत सारे मदारिस, उन्होंने स्कूल, उन्होंने कॉलेज खोला. वो कॉलेज लेटर ऑन ईयर्स में जाके अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो गया इन 1920 में. फिर उसके अलावा ही वॉज इन द फेवर ऑफ सोशल रिफॉर्म्स, जिसमें वो बिलीव करते थे कि मुसलमानों की हालत सिर्फ तब इंप्रूव कर सकती है जब वो अपने आप को सोशली एक्सेप्टेबल बनाएंगे, और सोशली एक्सेप्टेबल बनाने के लिए उनको लेटेस्ट एजुकेशन से आरास्ता होना जरूरी है. सो लेट्स जस्ट रिकॉल वंस अगेन दैट यू नीड टू डिस्कस एंड डिस्क्राइब. अब आपको याद होगा
कि मैंने आपको बताया था कि जो की पॉइंट होता है, जो की टर्म होती है क्वेश्चन की, वो इंपॉर्टेंट होती है. डिस्क्राइब का मतलब है आप सिर्फ फैक्ट्स स्टेट करो और डिटेल में स्टेट करो, अपनी ओपिनियन उसमें मत डालो. जबकि डिस्कस होता है वेयर यू एड योर ओन ओपिनियन, कि आपका उस सिचुएशन के बारे में क्या एनालिसिस है. सो ओवर हियर यू आर ओनली डिस्क्राइबिंग, सो यू ओनली डिस्क्राइब स्टेप बाय स्टेप कि सर सैयद अहमद खान ने कैसे कैसे कौन कौन से स्टेप उठाया. साइंटिफिक सोसाइटी भी उन्होंने बनाई थी. सो यू नीड टू गो ओवर ऑल द लेक्चर्स व्हिच आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर, और उनको देख के you need to revise all the services and then write about them in detail, describing each and every event in the chronological order. Chronological order का मतलब है कि जैसे जैसे इवेंट होते गए वैसे वैसे डेट के अकॉर्डिंगली आप वो एक्सप्लेन करें. पैराग्राफ्स में कंप्लीट, पॉइंटर्स में नहीं आंसर लिखना. सो दैट इज हाउ यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन, जिसमें आप पॉलिटिकल, सोशल, एजुकेशनल तीनों एस्पेक्ट्स कवर करोगे अलीगढ़ मूवमेंट के. तो पहले एक्सप्लेन करना व्हाट इज अलीगढ़ मूवमेंट, किसने स्टार्ट की, फिर वन बाय वन इन एस्पेक्ट्स को लेके चलना, और उन एस्पेक्ट्स में किस किस तरह सर सैयद अहमद खान ने क्या क्या इकदाम उठाए थे वो लिखना. सो यू हैव टू डिस्क्राइब ऑल दीज इवेंट्स इन डिटेल. सो डोंट फॉरगेट गोइंग ओवर द अर्लियर लेक्चर्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, it says write down the 14 points of Kaithiasm. Yes, so you need to write down the 14 points of Kaithiasm. Write down the key term. इसका मतलब है आपने सिर्फ वो 14 points जो कायदे-ए-आज़म के थे वो as it is लिखने हैं, as they were stated. So yes, those 14 points included the federation. Those 14 points included the instructions on constitution. Those 14 points included the Islamic way of life. They included the separate electorates. They included the rights of minorities. They also talked about the religious freedom, the human rights. All in all, जो 14 points कायदे-ए-आज़म के थे वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव एक फ्रेमवर्क था जो कि आगे चल के कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप करने के लिए इंडिया के लिए बहुत जरूरी था. इन 14 पॉइंट्स में ना कि सिर्फ सारा फ्रेमवर्क ले डाउन किया गया था, ना सिर्फ कायदे-ए-आज़म ने ये बताया था कि इस तरह की गवर्नमेंट हो, इतने माइनॉरिटीज के पास रिप्रेजेंटेशन होगी, रिलीजियस फ्रीडम होगी, मुसलमानों के राइट प्रोटेक्ट किए जाएंगे, पॉलिटिकल राइट्स प्रोटेक्ट किए जाएंगे. सो all these things were completely comprehensively discussed in the 14 points. So आप वो 14 points जो हैं word by word इस आंसर में लिखोगे because you have to write down those 14 points. So yes, just go over the last lecture. So just go over the lecture in which we discussed the 14 points of Kaithiasm. There is a complete lecture on it. और उस lecture के साथ आप इसको combine करें and then write down exact 14 points of Kaithiasm, which were the constitutional framework for the future India. Now, the third question. Describe the role of Kaithiasm in the making of Pakistan with reference to his political and constitutional efforts. The question is asking you people to describe the role of Kaithiasm. Kaithiasm का जो role है वो आपने describe करना है और उन्होंने politically और constitutionally क्या efforts डाले थे for the making of Pakistan. आपने दो एस्पेक्ट्स के थ्रू ये डिस्कस करना है कि रोल ऑफ कायदे-ए-आज़म क्या था इन द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान. ये सो यस, अगर आप स्टार्ट करो तो गिव मी अ रिकॉल. जल्दी से बताइए कि कायदे-ए-आज़म ने मुस्लिम लीग कब ज्वाइन की थी. वेल डन. आई नो यू पीपल स्टडी, यू आर गुड स्टूडेंट्स. 1913 में कायदे-ए-आज़म ने मुस्लिम लीग ज्वाइन की और मुस्लिम लीग ज्वाइन करने के बाद उन्होंने रात दिन सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ काम किया. इफ यू रिमेंबर एंड यू रिकॉल, and if you don't, then pause the video, go back to the lecture. We have discussed the role of Kaid-e-Azam in making of Pakistan. There is one full lecture on it. आप उसको देखिए and then recall कि मुस्लिम लीग ज्वाइन करने के बाद कायद-ए-आज़म टू नेशन थ्योरी के फेवर में नहीं थे. पहले जो टू नेशन थ्योरी डेवलप हुई थी, कायद-ए-आज़म उस फेवर में नहीं थे. एंड इट वाज द एक्शंस ऑफ कांग्रेस एंड हिंदूज जिन्होंने कायद-ए-आज़म को इस चीज को सोचने पे मजबूर किया था कि मुस्लिम्स ऑफ इंडिया नीड अ सेपरेट पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन.
अब इस सेपरेट पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की एक्सेप्टेबिलिटी के बाद 1913 में जब कायदे आजम ने मुस्लिम लीग ज्वाइन की तो उन्होंने फिर ही वर्कड फॉर द वेलफेयर ऑफ मुस्लिम्स एंटायरली एंड सोलली. उनका मकसद किसी और कम्युनिटी को या किसी और लोगों को नुकसान पहुंचाना नहीं था. इनफैक्ट ही वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमंस. सबसे पहले तो लखनऊ पैक्ट डिस्कस करते हैं. 1916 में लखनऊ पैक्ट उनके एफर्ट्स की वजह से हुआ क्योंकि वो टू नेशन थ्योरी के हक में नहीं थे. तो उन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया हिंदूज के साथ जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट एक्सेप्टेंस थी. 1919 में ही वाज अगेंस्ट द रोलआउट एक्ट और उन्होंने क्लियरली अपनी जो डिसप्लेजर है वो गवर्नमेंट को कन्वे भी किया था. उन्होंने इस बात का इजहार भी किया था कि ही इज कंप्लीटली अगेंस्ट इट क्योंकि ये एक ऐसा एक्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है. एंड देन हिज रोल थ्रू आउट until and unless till 1928 जब नेहरू रिपोर्ट केम आउट. नेहरू रिपोर्ट के बाद then he gave his own 14 points. उन 14 points के बाद it was about the Pakistan resolution and then it was the cabinet mission, then came the Act of India. So you have to talk about every single event as it took place along with the dates and you have to in detail describe his role कि हर एक इवेंट में कायदे आजम का क्या रोल था and how he worked and put in efforts और उनके डिसीजंस ने कैसे हेल्प की थी to achieve Pakistan. So again you have to describe everything in detail in paragraphs और इसमें आप इवेंट्स के साथ साथ कायदे आजम का रोल भी बताओगे. फॉर एग्जाम्पल अगर 1919 में रोल आउट एक्ट था तो कायदे आजम का उस पर क्या रिस्पॉन्स था, हाउ डिड ही रिस्पॉन्ड टू इट. अगर उन्होंने अपनी नापसंदीदगी का इजहार किया था विद गवर्नमेंट फॉर द रोल आउट एक्ट वो उन्होंने कैसे किया. फिर इफ यू टॉक अबाउट हिज टेक on the Khilafat movement and Hijrat movement, then on the Nehru report his response जिसके response में उन्होंने 14 points दिए. So yes, like this आपने हर एक event को discuss करना है till 1947. यहाँ तक आपने कायदे आजम का role explain करना है at every event. So this is how you're going to answer this question. Talking about the fourth question, discuss the early problems of आफ्टर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान. सो अब हमने डिस्कस करनी है अर्ली प्रॉब्लम्स पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के बाद. द अर्ली कंट्री पाकिस्तान व्हाट इट फेस्ड. सो सबसे बड़ा इशू जो था वो रैडक्लिफ अवार्ड इन इटसेल्फ था कि रैडक्लिफ अवार्ड ने जिस तरह अनफेयरली जो है वो ज्योग्राफिकल डिमार्केशन की थी. तो अब रैडक्लिफ अवार्ड डिस्कस करेंगे. फिर जो माइग्रेंट्स की प्रॉब्लम थी, जो सेटलमेंट का इशू हुआ, किस तरह जो हिंदूज थे उस वक्त उन्होंने रेलवे ट्रैक्स जला दिए, फोर्स किया मुसलमानों को कि वो इंडिया छोड़ के पाकिस्तान आ जाएं. सो यू नीड टू डिस्कस ऑल दैट. फिर यू हैव टू डिस्कस द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स. एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स में कैसे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे वो जो है वो पाकिस्तान नहीं पहुंच पाए थे, कैसे रिकॉर्ड नहीं पहुंच पाया था. सो यू हैव टू डिस्कस ऑल दीज प्रॉब्लम्स इन डिटेल और इसमें आपकी अपनी ओपिनियन आएगी बिकॉज इट्स डिस्कस. सो यू डिस्कस व्हाट हैपेंड. आप पहले बताओगे, डिस्क्राइब करोगे व्हाट हैपेंड एंड देन यू डिस्कस कि वेदर इट वाज अ फेयर डिसीजन और वेदर इट वाज सॉल्व्ड और नॉट, वेदर दैट प्रॉब्लम वाज केटर्ड टू और नॉट. सो दैट्स हाउ यू गोइंग टू आंसर दिस. एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स के बाद यू टॉक अबाउट पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स. पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स में कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की वफात के बाद जो इश्यूज सामने आए और देन व्हेन पाकिस्तान हैड नो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन तब की बात. सो यू आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज फैक्टर्स इन डिटेल. Moving on, you need to answer question number 5, which is elaborate important points of objective resolution. Elaborate, खुल के बयान करना important points of objective resolution. Now, knock down your memory lane और मुझे ये बताइए कि objective resolution किस year में पास हुआ था. Well done. Objective resolution was passed in 1949 और ये एक ऐसा framework था जो कि दिया गया था for the development of the constitution of the early Pakistan. इसको एक framework कहा गया था कि आगे जो भी constitution बनेगी वो इस framework को follow करके बनेगी.
नाउ इफ यू टॉक अबाउट कि इसकी जो है फीचर्स वो क्या थे, तो हमने इलैबोरेट करना है. इलैबोरेट का मतलब है खोल के बयान करना है. सो देयर वर 9 क्लॉजेस ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन और उन 9 क्लॉजेस को आपने डिटेल में एक्सप्लेन करना है, जिसमें सोवरेनिटी ऑफ अल्लाह वाज द फर्स्ट वन, एंड देन यू टॉक अबाउट द इस्लामिक वे ऑफ लिविंग. इस्लामिक वे ऑफ लिविंग के बाद you talk about the federal system, you talk about the constitution कि वो कैसी होगी, then there was the Urdu language, then there were the leader, then there was the federal system. So आपने ये 9 clauses जो objective resolution के हैं वो detail में explain करने हैं. For a recap, you can go and refer back to the lecture which was on the objective resolution 1949. So again, elaborate, खुल के बयान करना, paragraph में answers, keeping in mind the important points. Okay, now moving on to question number 6, which is what were the main causes of Ayub Khan's martial law? So आपने main causes बताने हैं अयूब खान के martial law के. If we start off, तो सबसे पहले तो lack of political leadership है कि लियाकत खान की डेथ के बाद जो political leadership थी वो कोई बहुत अच्छी पाकिस्तान को नहीं मिल रही थी. There were too many switches. उसके बाद हम बात करते हैं डिले इन इलेक्शंस. इलेक्शंस में डिले आ रहा था. ऑब्वियसली जब तक इलेक्शंस प्रॉपर्ली नहीं होंगे और लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव नहीं चुनेंगे तब तक जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसकी कोई शेप नहीं निकलेगी. देन देयर वाज फेलियर ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम. जो पार्लियामेंट्री सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था वो सिस्टम फेल कर गया था. पीपल वर नॉट इन फेवर. रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी. रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी की अगर आप बात करें तो जितने भी ये सिकंदर मिर्जा, मोहम्मद खान जुनेदो, जितने भी ये जो लीडर्स थे जो कि लियाकत अली खान के बाद आए, जिसमें सिकंदर मिर्जा वाज आफ्टर हिम, ही वाज अ सिविल सर्वेंट. और ये वो लोग थे हु वर अ पार्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी, और उसमें दे वर फेलिंग. एंड में देयर वाज डिले इन कॉन्स्टिट्यूशन. डिले इन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग ये सबसे बड़ा रीजन था, क्योंकि जब तक एक हुकूमत को उसका फ्रेमवर्क नहीं मिलेगा, वो सेट ऑफ रूल्स नहीं मिलेंगे जिनके अकॉर्डिंगली उस हुकूमत ने काम करना है, तब तक दे कैन नॉट बी एनीथिंग विच इज अचीव्ड. सो यस, दिस इज हाउ यू गोइंग टू गिव द डिटेल्ड आंसर्स, एवरीथिंग इन पैराग्राफ्स. आई मस्ट एम्फसाइज अगेन, मैं दोबारा इस बात पे जोर दूंगी, और बाकी जो क्वेश्चंस रह गए हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.